Hello, let's start with the topic immunity in the chapter Human Health and Diseases. ठीक है, देखो immunity. Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures results in diseases. Why? This is due to the fact that body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease-causing organism conferred by immune system is called immunity. इस पैराग्राफ में मुझे जहाँ तक लगता है एक इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे दिख रही है कि द एबिलिटी, ये वाली लाइन, प्लीज सेलेक्ट अ पेन सुटेबल, the overall ability of the host to fight disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. ठीक है, याद रख सकते हो. अब immunities of two types: innate immunity, acquired immunity. Innate immunity is a non-specific type of defense. फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये याद रखना. इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, ये बचपन से होती है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रीजन पे होगी, ये बस होती है. दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इनेट इम्यूनिटी बचपन से होती है, याद रखना. दिस इज अकम्पनीड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू एंटर द फॉरेन पार्टिकल्स. 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं. फिजिकल बैरियर, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Mucus coating on the epithelial lining of respiratory, gastrointestinal, urogenital tracts helps in trapping microbes entering our body. फिजिकल बैरियर्स में 2 याद रखना है. स्किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आंसर रोकता है. म्यूकस कोटिंग जो होती है, म्यूकस लाइनिंग सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स में, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल वगैरह में, ये माइक्रोब्स को रोकते हैं. बेसिकली दोनों माइक्रोब्स को रोकने का काम करते हैं. फिर आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, दे ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. ये सब भी माइक्रोब्स को रोकते हैं. कौन कौन? स्टमक का एसिड, स्टमक एसिड मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लिख के याद करना है. फिर उसके बाद से दूसरा क्या हो जाता है? टीयर्स हो गए, आँखों से आंसू, टीयर्स ऑफ आइज. ओके फाइन. एंड वन मोर, दैट इज योर सलाइवा इन माउथ, इन माउथ. तो 3 ये बैरियर्स हो गए. तो अब तक हमें 5 मिले. एक स्किन, म्यूकस, फिजिकल थे, फिर 3 मिले हमें फिजियोलॉजिकल, स्टमक एसिड, आई से टीयर्स और माउथ से सलाइवा. फिर आते हैं सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं. तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो nuclear leukocytes, PMNL neutrophils and monocytes and natural killer cells type of lymphocyte in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocytose and destroy microbes. तो तीनों जो अब तक हमने पढ़े ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. ये चीज़ ध्यान देने की है. इसमें क्या याद रखना? एक होता है पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं. इसका नाम होता है PMNL, पॉलीमॉर्फो PM न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट L. ठीक, ल्यूकोसाइट यानी WBC. दिस इज बेसिकली WBC योर न्यूट्रोफिल. उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, और हमें याद है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में फैगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है ना. लिख लेते हैं यहाँ पे. इसमें हमें मिलते हैं PM पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL सेल्स मिलते हैं. न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है. मोनोसाइट्स होते हैं और NK cells, natural killer cells. Natural killer cells are a type of this lymphocyte. Lymphocyte is a type of leukocyte. फाइन, ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हमें पता ही है, ऑब्वियसली बात है. ठीक है. NK cells. मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट एक सेल होता है और एक होता है लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है, चलो. और हाँ, और ये सब जो है ना, ये ब्लड की बात है. ये सारे, ये इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ी सी मुझे लग रही, ये सब ब्लड में बचाते हैं माइक्रोब्स के एंट्रेंस को. और टिश्यूज़ में कौन बचाता है? टिश्यूज़ में बचाते हैं मैक्रोफेजेस. ठीक है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो टिश्यूज़ में बचाते हैं. तो ये थोड़ा ध्यान देते हैं. किससे करूँ शेड, किससे मार देते हैं. ठीक है, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स ये सब ब्लड में होते हैं. ये लाइन ध्यान देना, ठीक है. और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो टिश्यूज़ में करते हैं. तो ये चीज़ एक थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब बाकी तो याद तो रखने ही कौन कौन है, बस ये ध्यान देना कि कौन कौन ब्लड में कराते हैं और कौन सा टिश्यू में करा रहे हैं. चलो, नेक्स्ट थिंग इज साइटोकाइन बैरियर्स. साइटोकाइन बैरियर्स मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. जैसे 2 पड़ोसी सेल्स हैं, ठीक है. ठीक है, जब मान लो इसमें वायरस घुस गया
इसको इन्फेक्ट कर दिया तो ये ना अपने अंदर से इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा, ठीक है, इंटरफेरॉन्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये जब प्रोटीन इसको मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, बोले कि भाई 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 मेरे, जैसे होमवर्क चेक होता है ना तो तुम पकड़े जाते हो फिर भाग के आते हो कि अपने दोस्त को बता दो, वो ना पकड़ा जाए कि भाई देख ले कुछ जुगाड़ कर ले, तो ये कुछ अपना जुगाड़ कर लेगा और ये बच जाएगा। तो इस सिक्रीशन को क्या, पहले तो क्या याद रखना है, कौन सिक्रीट होता है, प्रोटीन सिक्रीट होता है, ठीक है। उसका नाम तो याद ही रहता है, इंटरफेरॉन होता है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है, ठीक है। तो इसमें ये दो चीज़ याद रखना कि प्रोटीन सिक्रीट होता है, उसका नाम इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन तो याद रहता है, प्रोटीन ध्यान देना बस, ठीक है। तो इसमें से हमें यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। चलो इसमें ना ये वाली चीज़ थोड़ी अलग है, मतलब जनरली दिखती नहीं है, छूट जाती है आँखों से, तो ये ध्यान देने का। चलो ये होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में क्या क्या पता चला, नॉन स्पेसिफिक होती है, बचपन से प्रेजेंट होती है, 4 तरह के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल जैसे कि स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल जैसे कि टीयर्स फ्रॉम आइज, एसिड्स इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, फिर होता है सेल्यूलर हमें मिले 4-5 मिले, राइट, PMNL सेल्स, PMNL हाँ, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और NK सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स टाइप के, ये सारे ब्लड में प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रोब से। और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो टिश्यू में प्रोटेक्शन करते हैं चलो नेक्स्ट, हाँ फिर साइटोकाइंस मिले, वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, इंटरफेरॉन जैसे कहते हैं, ठीक है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, बोल देगा इनेट इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, नो sorry, acquired immunity is characterized by memory. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces primary response which is of lower intensity. ये चीज़ ध्यान देना, primary response is of low intensity. Subsequent encounters with the same pathogen elicites a highly intensified secondary और anamnestic response. anamnestic नाम याद रखना, secondary response को anamnestic response भी कहते हैं, जो कि highly intensified होता है। पहला response हल्के उसका था, ठीक है। जैसे मान लो all of a sudden भूकंप आ गया तो तुम लोग कुछ ज़्यादा response कर नहीं पाओगे, मतलब कुछ ज़्यादा protection अपना कर नहीं पाओगे, ठीक है। ज़्यादा भाग सकते हो या फिर अगर बहुत ऊपर हो तो भाग भी नहीं पाओगे, लेकिन एक बार जब आ गया तो अब तुम्हें पता है कि एक बार और आएगा, ठीक है। मतलब जनरली अगर हाई इंटेंसिटी का तो मतलब हाँ मतलब ठीक है ना, एक बार और आएगा तो दूसरी बार तुम ऑलरेडी घर से बाहर निकले होगे, ज़रूरत की चीज़ें लेके बैठे हो, तो अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर पाओगे, तो वही सा सीन है। This ascribes to the fact that body appears to have memory. अच्छा ये assertion reason बन सकता है, ठीक है। क्या assertion दे देगा कि subsequent यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाली लाइन, subsequent encounters with the same pathogen elicites जो भी यार secondary और anamnestic response, ये हो गया assertion। और reason हो जाएगा कि this ascribes to the fact that the body appears, मतलब कि कैसे पता चला कि बॉडी जो है वो याद, उसके पास मेमोरी है फर्स्ट इनकाउंटर की, इस बात से पता चला क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो था वो जल्दी से आ गया। जैसे उसने देखा कि ये वाला पैथोजन आ रहा है तो सिर्फ अब भाई ये तो कल ही आया था, इसको मैंने मारा था, अब फटाक से उस पर गोली चला दो, ठीक है। तो ये असर्शन रीजन की तरह आ सकता है, याद रखना। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ओके, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स बी और टी लिम्फोसाइट की हेल्प से होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड, फाइट विद देम, फाइन, आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। Antibodies are proteins, fine. So they produce an army of protein. These proteins are called antibodies, okay. The T cells themselves do not secrete antibodies, but they help B cells to produce them. Each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small chains called light chains and 2 longer chains called heavy chains, ठीक है। चलो ये मतलब पता ही है पर फिर भी लाइन मार दे रही हूँ कि याद रहे। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना वो खुद को एंटीबॉडी नहीं सिक्रीट करते, बस बी वालों को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी सिक्रीट करने में, ठीक। एंटीबॉडी के 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, पेप्टाइड चेन होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मतलब कॉमन सी बात है, प्रोटीन का है तो पेप्टाइड चेन ही होगा, बट फिर भी 4 होते हैं, 2 उसमें से लाइट होते हैं, 2 उसमें से हैवी होते हैं। हेंस एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हैवी 2 लाइट। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर, ये चीज़ याद रखना, IgA इन इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G,
ठीक है, ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. द कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी, IgA जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है, अभी पढ़ेंगे. अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 7.4. ये है डायग्राम, देख लो. क्या याद रखना है इस फिगर में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एक जो लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है. तो लाइट चेन और हैवी चेन कैसे जॉइंट है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से. ठीक है, डाइसल्फाइड, ऑल्दो इट्स वेरी कॉमन सेंस, बट डायग्राम में नहीं देखोगे तो मिस हो जाएगा. दे आर जॉइंट बाई डाइसल्फाइड bonds. Fine. How many disulfide bonds? 1, 2, 3 and 4. They are joined by 4 disulfide bonds in total. Fine. ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही मुझे कि हाँ याद रखना चाहिए था. और एक और चीज़, ये जो एंटीजन बाइंडिंग जगह होती है ना, ये एन टर्मिनस पे होती है. एन टर्मिनस यानी कि NH2 होता है ना, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एक तरफ एन टर्मिनस होगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का टर्मिनस होगा. तो जो बेसिक वाला टर्मिनस होता है, जो NH2 का टर्मिनस होता है, वहाँ पे एंटीजन बाइंड होते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है वहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, तो ये याद रखें कि एन टर्मिनस पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. फाइन. अब बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड, because of these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response. This is one of the two types of our acquired immune responses, antibody mediated. The second type is, अच्छा ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देना, humoral response को ही antibody mediated response कहते हैं. ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जो होती है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल. जैसे ह्यूमोरल वाला जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो उसे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं, और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को ही एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं. ठीक है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है वो टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट कराते हैं, वो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं. वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमंस, वो जैसे इनकरेज करते हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन. कैसे? जैसे मान लो अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है कोई भी बॉडी ऑर्गन का, तो वो कहेंगे कि भाई देखना वो तो फॉरेन लग रहा है, वो तो फॉरेन पार्टिकल है, वो तो फॉरेन ऑर्गन है, चल चल उस पर अटैक कर, एंटीबॉडी बना, ये काम वो करते हैं. ठीक है, तो वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल्स टू फंक्शन satisfactorily, transplantations is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? Why is it important that the doctor checks it? Grafts from any sources, an animal and the primate or any human beings cannot be made. Since the grafts will be rejected sooner or later, tissues matching, blood grouping matching and essential before taking. अच्छा यहाँ पे क्या देखना कि क्या क्या essential है, तो टिश्यू मैचिंग इंपॉर्टेंट है और ब्लड ग्रुप मैचिंग इंपॉर्टेंट है बिफोर अंडरटेकिंग ट्रांसप्लांटेशंस. ठीक है, इवन आफ्टर द पेशेंट, उसके बाद भी उसको इम्यूनोसप्रेसेंस अपने पूरी लाइफ लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि ये मेरा सेल है, ये वाला सेल तो मेरा नहीं है भाई, ये कहाँ से आ गया. फाइन. सो दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. ठीक है, फाइन. ना ये हो गया हमारा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में. अब हम लोग पढ़ते हैं पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी. फाइन, एक सेकेंड दो. चलो, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो होस्ट सेल होती है ना, अच्छा फर्स्ट लेट्स रीड इट आउट, जस्ट अ सेकेंड. या व्हेन अ होस्ट सेल एक्सपोज्ड टू एंटीजन, which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. ठीक है, क्या बोला कि जो होस्ट है वो अगर एक्सपोज हुआ है एंटीजन से जिसका फॉर्म जो है लिविंग हो या फिर डेड हो या किसी अदर प्रोटीन के फॉर्म में हो, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है. इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव its full effective response. Injecting the microbe deliberately during immunization or infectious organisms, gaining access into the body during natural infection induce active immunity. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, this is called passive immunity. Okay. चलो, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे किसी भी पैथोजन का, किसी भी एंटीजन यानी कि जो भी बीमारी कॉज करने वाले लोग हैं, एंटीबॉडी यानी एंटीजन को मारने वाले लोग, एंटीबॉडीज. ठीक है, तो कोई भी, ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, this is like a source of question. A host is exposed to antigen. Now what could be the condition of antigen? It could be living, it could be dead, or it could be in form of any other protein.
Fine. In these conditions, if an antigen is injected in your body, or if your body comes in contact with an antigen which is either living or dead or in some other form of protein, then antibodies are produced in our body. Fine. And this type of immunity, where dead, living, or any kind of antigen enters the body and body produces some antibodies, this type of immunity is called your active immunity. Fine. Active immunity is slow. Important line. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Injecting microbes deliberately during immunization or infectious causing organisms gaining access to the body during natural infections induces active immunity. अच्छा, now you'll say कि क्यों हमें इन माइक्रोब्स को डेलिबरेटली इम्यूनाइज करने के लिए डालना होता है, क्योंकि तुम ना ऐसे जैसे हल्का फुल्का ऑर्गेनिज्म में तुम्हें बीमारी कर रहा है, तो जो बॉडी की एंटीबॉडी ना वो ढूंढ नहीं पा रही कि अबे है कहाँ, या उसको मतलब ऐसे वो सोई हुई है, उसको अलार्म ही नहीं बज रहा, फिर तुम थोड़ा सा और एंटीजन डाल दोगे ना तो एंटीबॉडीज जग जाएंगी कि अबे अबे कोई आए तो फिर वो मारने लगेंगे और फिर वो सबको मार देंगे, जो इसको तुमने डाला उसे भी मार देंगे, और जो पहले से थी जो ऑलरेडी तुम्हें बीमार कर रही थी उसे तो मारेंगे ही मारेंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, injecting the microbes deliberately during immunization or infectious causing agent gaining access to the body during natural infection induces active immunity। ये लाइन समझ आई कि हम लोग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा अपने डेलिबरेटली यानी ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा डाल दें इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट या फिर जो भी वो है, तो उससे हमारा एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। ये स्लो होता है और टाइम लेता है फुल रिस्पॉन्स देने में। ठीक, चलो फिर जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी कराती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रम। येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, ये कलर याद रखना, येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, अबंडेंट इन एंटीबॉडी ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। इट्स एंटीबॉडी लाइक इट्स इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, IgG होता है, पर छोड़ो वो नहीं याद रखना। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, पहला दोनों बच्चों से रिलेटेड है। फर्स्ट इज द कोलेस्ट्रम मिल्क विच हैज़ IgA। सेकेंड वन इसकी उसको कुछ और एंटीबॉडीज मिलती रहती हैं जब वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, जब वो फीटस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स है पैसिव इम्यूनिटी के। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू अस। नाउ लेट्स गो ऑन टू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। So the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory or immune system. In vaccination, preparation of antigenic protein or pathogen or inactivated weakened pathogen vaccine are introduced to the body, right? The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. The vaccines also generate memory B and T lymphocytes, recognize the pathogen quickly on subsequent exposures, and overwhelms the invader with massive production of antibodies. Oh my god. If a person is infected with some deadly microbe to which quick such as tetanus, we need directly inject the performed antibodies or antitoxins. याद रखना कि अगर कोई डेडली माइक्रोब से हो गया है इन्फेक्शन जैसे कि टेटनस, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी या फिर एंटीटॉक्सिन। एक प्रेपरेशन होती है, ये याद रखना, व्हाट इज एंटीटॉक्सिन, इट इज अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू दैट टॉक्सिन। ये नहीं कि टॉक्सिन दे देते हैं, एंटीबॉडी होती है उस टॉक्सिन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो उसको मारेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। So even in cases of snake bites, injections which are given to the patient contains performed antigens against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. Fine, understood. Now, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. Yeah, very important. And recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide. अच्छा, एक सेकेंड। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide वैक्सीनेशन प्रोड्यूस्ड, मतलब याद क्या रखना है इसमें कि बैक्टीरिया या यीस्ट से बनता है, और हेपेटाइटिस बी के लिए ना जो होता है वो बनता है यीस्ट से। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है और ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, now let's get to allergies. Fine, जल्दी करते हैं।
when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reasons, where do you went away? These is allergy is very simple. This is allergy of pollen means different. The exaggerated response of immune system. ये definition याद रखना. Exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. Definition is like this is the important thing. Fine. ये चीज़ ध्यान रखना. What is antibody? This is antibody. This is allergy. Sorry. The substance to which an immune is called allergen. जिस चीज़ के अगेंस्ट मतलब जो चीज़ एलर्जी कॉज करती है उसे एलर्जन कहते हैं. और वो एलर्जन क्या होता है? द सब्सटेंस जिसके लिए ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलर्जन. एंटीबॉडीज. हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी यहाँ से अब आ गई हैं कि IgE टाइप का जो एंटीबॉडी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जीज़ के लिए. कॉमन एग्जांपल्स होते हैं मिट्स इन डस्ट, पॉल मिट्स यानी कि जो क्या छोड़ो, एनिमल डैंडर याद रख लो. मिट्स, पॉलेंस, एनिमल डैंडर. सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. हाँ, सिम्टम्स याद रखना. स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं. स्नीजिंग, आंखों से पानी आना, नाक बहना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब हमें पता है, कॉमन सी बात है. एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. हिस्टामिन, सेरोटोनिन की वजह से एलर्जीज होती हैं. दीज आर दी केमिकल्स दैट कॉज यू एलर्जी. हिस्टोनिन, सेरोटोनिन. फाइन. हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल से ये सब निकलती है. ये सब हमने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में, है ना. फॉर डिटरमाइनिंग. ठीक है. मतलब अगर पता करना है ये तुम्हें एलर्जी किससे है, तो पेशेंट को ना हर टाइप की एलर्जी से थोड़ा थोड़ा एक्सपोज किया जाता है. और जिससे आप मतलब जिससे आपको एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे, जिससे आपसे छींक आने लगेगी, आँखें से पानी आने लगेगा, तो समझ जाएंगे कि इस चीज़ से इसको एलर्जी है. फाइन. ना यूज़ ऑफ ड्रग्स. अब एलर्जी से बचना कैसे है? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन लेके, सॉरी स्टेरॉइड्स लेके हम लोग एलर्जी से बच सकते हैं. सो एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, अबे यार, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स. फाइन. स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालिन, इन तीनों को लेके हम लोग बच सकते हैं. हिस्टामिन से कॉज होता है, एंटीहिस्टामिन से दूर होता है. ठीक है. चलो ना एक और चीज़ कि जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं ना, वो ज़्यादा एलर्जिक हो गए. एक चीज़ क्या याद रखना कि एस्थमा, वैसे बहुत लोगों को लगता है कि वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, बट एस्थमा इज़ मोस्टली एन एलर्जी. ऑफ कोर्स इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, बट इट इज़ एन एलर्जी. फाइन. चलो now next thing is autoimmunity. Now this is a bit important. Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from self cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability to have been understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of experimental immunology deal with this aspect. Two, sometimes due to genetic and unknown reasons the body attacks self cells. जब बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लगे तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. ठीक है. रियोमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. व्हाट इज इट? ऑटो इम्यून डिजीज. माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ा है ना हमने, क्या लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा था. आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग. माइस्थेनिया ग्रेविस. दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज. ठीक है. और एक और कुछ SLE करके आता है, शायद से ये भी ऑटो इम्यून डिजीज. ये सिलेबस में नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो फॉरगेट इट. बट दीज टू आर ऑटो इम्यून डिजीजेस. फाइन. नाउ इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी. Immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. Antibodies के बारे में हमने पढ़ ही लिया. You have read immune system is unique in sense that it recognizes foreign antigens, responds to these and remember them. ठीक है. ये लाइन देख लो, यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है. इम्यून सिस्टम जो है वो यूनिक है इन द सेंस. कैसे कैसे इम्यून सिस्टम यूनिक है? तीन चीज़ें हैं, तीन खासियत है इम्यून सिस्टम की. पहला कि फॉरेन पार्टिकल्स को रिकग्नाइज कर लेता है. रिकग्नाइजेस एंटीजेंस, पहचान लेता है कि अबे ये तो मेरे घर का नहीं है, ये तो बाहर का घुस गया, है ना. देन रिस्पॉन्स, अबे सॉरी, responds to
दीज मतलब उन पर रिस्पॉन्ड करता है कि ये चल तुझे भी बताती हूँ, और फिर उन्हें याद भी रखता है. सो देर आर 3 प्रॉपर्टीज. what 3 properties? First, that it recognizes the foreign antigen. Second, it responses to these antigens, and then it remembers also, so that if that same antigen comes some other time, it will be able to attack it within no time. So the immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, on organ transplants. Again, remember this. वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे कि इम्यून सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता है एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ट्रांसप्लांट में. तो ये लाइन भी याद रखो, इंपॉर्टेंट लग रही मुझे ये दोनों लाइन्स. चलो, नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ते हैं. दीज आर ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्यूरेशन एंड proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen specific, antigen sensitive lymphocytes. ठीक है. ठीक है, तो पहले यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे वेयर these are organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. तो lymphoid organs क्या होते हैं? जहाँ पे maturation, proliferation या फिर and origin भी होता है. किसका? lymphocytes का. lymphocytes क्या होते हैं? lymphocytes are a type of WBCs. okay. So the primary lymphoid organs जो कि बोन मैरो और थाइमस होता है, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में से. आफ्टर मैच्यूरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट्स टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, Peyer's patches or small intestine and appendix. The secondary lymphoid organ provides the site of interaction of lymphocyte with antigen, which then proliferates to become effector cells. The location of various lymphoid organs in the human body is shown. Right? The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. Bone marrow main lymphoid organ होता है जहाँ पे, ये याद रखना, main lymphoid organ जहाँ पे blood cells including lymphocytes are produced. The thymus is a bilobed organ located near the heart. थाइमस जो होता है वो बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके नीचे होता है. थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज. बाय द टाइम puberty is attained it reduces to a very small size. ये बात याद रखना कि किस टाइम पे वो बहुत छोटा हो जाता है. प्यूबर्टी के टाइम तक उसकी साइज़ बहुत छोटी हो जाती है. ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे लोग ना बड़े होते जाते, बूढ़े होते जाते, थाइमस ख़त्म होते जाता है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी ना कम होती जाती है. विद बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड both bone marrow and thymus provide micro environments for development of and maturation of T lymphocytes. Remember this line, both bone marrow and thymus provide micro environment for maturation and development of T lymphocytes. अच्छा देखो, बोन मैरो जो है ना जिसमें सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन. कह देगा कि ओनली लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड या फिर ओनली ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो ध्यान देना, ब्लड सेल्स विथ लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं यहाँ पे. थाइमस में क्या होता है? थाइमस में ना टी लिम्फोसाइट्स का मैच्यूरेशन होता है. थाइमस में प्रोडक्शन नहीं होता, मैच्यूरेशन होता है. बोन मैरो में प्रोडक्शन मैच्यूरेशन दोनों होता है. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. अब यहाँ तक था प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में, द थाइमस एंड द बोन मैरो. अब स्प्लीन जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से पढ़े हम लोगों ने? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन था, स्प्लीन था, लिम्फ नोड था. स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. फाइन, अब आ जाओ. स्प्लीन जो होता है वो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. लार्ज होता है, बीन शेप्ड होता है. ठीक है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. इट कंटेन्स lymphocytes and phagocytes. It contains lymphocytes and phagocytes. Phagocytes यानी कि वो क्या नाम है, मोनोसाइट, और दूसरा लोग कौन सा था, न्यूट्रोफिल्स. ये दोनों phagocytes होते हैं. लिख दूँ, न्यूट्रोफिल phagocytosis करते हैं ना, और मोनोसाइट. So spleen contains neutrophils, monocytes and lymphocytes.
Right. It acts as a filter of blood by trapping blood-borne microorganism. Acts as a filter of blood. पहला point इसका याद रखो. ठीक. Spleen also has large reservoirs of erythrocytes, that is blood. दूसरा point याद रखो. पहला कि blood-borne microorganisms के लिए filter का काम करता है, उनको filter कर देता है. दूसरा reservoir of erythrocytes है. Also spleen is graveyard of erythrocytes. Remember. चलो, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम. अब यहाँ तक स्प्लीन हो गया. स्प्लीन के आगे आ जाओ लिम्फ नोड्स पे. सो लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस विच हैपन टू गेट इन द लिम्फ टिश्यूज और लिम्फ और फ्लूइड टिश्यूज. तो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन जो है वो फिल्टर की तरह काम करता है, ट्रैप कर लेता है ब्लड बॉर्न डिजीजेस को. ठीक है, ब्लड सॉरी नॉट डिजीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्क मारो इस पर. ऑरेंज कलर से देखते हैं. ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये स्प्लीन करता है. लिम्फ और नोड्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं जो कि किस में होते हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में होते हैं. तो ये ब्लड बॉर्न को कैच करता है और ये लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड वालों को कैच करता है. ठीक है, याद रखना. लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन सबों को कैच करते हैं. और ये जो अपना स्प्लीन था, कहाँ है, जो जहाँ भी स्प्लीन जो है वो इन सबको कैच करता है. ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना. एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्सेज. ये लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्या कह रहा है इस लाइन में? कह रहा है कि जो लिम्फ नोड में जो एंटीजेंस ट्रैप होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के. जो लिम्फोसाइट्स उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यही एंटीजेंस जो कि पकड़े जाते हैं किसमें? लिम्फ नोड्स में. ठीक है, चलो. द लिम्फॉइड टिश्यूज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये अपना यूरोजेनाइटल, जिसे कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. म्यूकोसा, रिमेंबर म्यूकोसा इज द लाइन ऑफ walls. It is the innermost wall. Fine, mucosa is the innermost wall. Remember हम लोगों ने जब एलिमेंट्री कनाल पढ़ा था तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे mucosa was the innermost. अब तो सिलेबस में नहीं, पहले था कि innermost layer of जो एलिमेंट्री कनाल होती है उसका नाम म्यूकोसा होता है. इसी तरह से बाकी सबों में भी शायद से होता होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि माल्ट. और ये जो है ये अबाउट 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू कंटेन करता है. ठीक है, सो म्यूकोसा हैज़ 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. म्यूकोसा का माल्ट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलता कहाँ पे है? लाइनिंग ऑफ ऑल द ट्रैक्ट्स, मेजर ट्रैक्ट्स. और ये तीन चीज़ें इसके बारे में याद रखना. एक ये, एक फुल फॉर्म, और तीसरा 50%. इस 50% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली इसके बारे में. अच्छा, यहाँ पे मार्क नहीं किया था मैंने. नाम याद रखना है हम लोग को, ऑब्वियस सी बात है. कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, लोग यानी कौन से कलर से करो, किसी भी करो. कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं? लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल होता है, प्योर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स एंड ऑब्वियसली स्प्लीन. ठीक है, ये सारे याद रखना है. ठीक है, चलो. एक और चीज़ इस डायग्राम में देख लो. इस डायग्राम में लिम्फ नोड दिखाने की कोशिश किया है, पर साथ ही साथ बता दिया है कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं या जो लिम्फॉइड सिस्टम होता है पूरा, उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, थाइमस होता है, लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं. ठीक है, तो लिम्फैटिक वेसल्स कहीं भी टेक्स्ट में नहीं दिया है पर डायग्राम में दिया है, तो याद रखना. लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जो लिम्फॉइड सिस्टम जो पूरा होता है उसमें लिम्फॉइड वेसल्स भी इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है, चलो. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एड्स और कैंसर के बारे में पढ़ेंगे. ओके.